ये है डूम्सडे इवोल्यूशन का एपिसोड 5। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टेम दिखते हैं। नी अपने बॉडीगार्ड से पूछता है क्या सारी तैयारियां हो चुकी है। बॉडीगार्ड कहता है हाँ सारी तैयारी हो चुकी है। अब लगभग 1 घंटे के बाद में ये लड़का किसी एक्सीडेंट के अंदर मर जाएगा और लगभग 2 घंटे में आपके पास में ये अच्छी खबर पहुंच जाएगी। उस बॉडीगार्ड के इतना कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम शेन को देखते हैं। शेन आराम से सड़क पे चल रहा होता है। वो चलते हुए सोचता है अब केवल 1 साल बाकी है। 1 साल बाद में वो पोर्टल्स ओपन होंगे जिसके बाद में सभी लोगों को कल्टिवेशन वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा। इस 1 साल के अंदर ही मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना है। मेरे को न केवल खुद को अपोकलिप्स के लिए तैयार करना है बल्कि खुद को उन लोगों से बचाना है जो मुझे मारना चाहते हैं। बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनका मैं दुश्मन बन चुका हूँ। ये सोचते हुए शेन एक गली के अंदर मुड़ता है जहाँ सामने की तरफ कुछ लोग होते हैं जो सब बहुत ज़्यादा पी रखे होते हैं। उनमें से एक दूसरे से कहता है थोड़ा धीरे चलो। दूसरा कहता है कोई घबराने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल सही तरह से चल रहा हूँ। ये कहते हुए बंदा शराब में नशे में लड़खाते हुए चल रहा होता है। शेन उन सभी को पूरी तरह से इग्नोर करता है और उनके पास से गुजरने लगता है। तभी ये बंदा एकदम से शेन के पीछे जाकर शेन के ऊपर में चक्कू से अटैक कर देता है। शेन बड़ी तरह साइड में होकर इस ट्रक डॉच करता है। फिर शेन की नजर उस चक्कू पर पड़ती है। शेन उसे देख के सोचता है ये तो फ्रीसलेस ब्लेड है, इनके पास में ये चक्कू कैसे। इसे देखकर साफ पता पड़ता है ये कोई नॉर्मल से चोर नहीं है, ये इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। इसी समय वो बंदा वापस से शेन के ऊपर में चक्कू से अटैक करता है। शेन झुककर इस अटैक को भी डॉच करता है और फिर जल्दी से चलकर अपने हाथ से उस आदमी के ऊपर एक मुक्का मार देता है। इस मुक्के को मारते हुए शेन अपनी कल्टिवेशन पावर का भी यूज करता है और किस्मत से इस बार कल्टिवेशन पावर काफी अच्छी तरह से काम करती है। मुक्का पड़ते ही वो आदमी जमीन पे गिर जाता है। इस इम्पैक्ट को देखकर शेन सोचने लगता है मेरी कल्टिवेशन पावर वापस आ गई है, चलो बढ़िया है, अब मैं थोड़ा सा ताकतवर तो हो ही गया हूँ। इसी समय उस आदमी के बाकी के साथी भी अपनी बंदूकें बाहर निकाल लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं ये लड़का बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, हमें इसे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। फिर शेन उन सभी तरफ देखता है और उनसे कहता है नॉर्मल तो तुम भी नहीं हो, तुम्हारे पास में काफी अच्छे वेपन्स हैं लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं है। लेकिन तुमने फाइट करने का डिसाइड किया है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब तुम बाद में मुझसे ये मत कहना कि मैं बहुत ज्यादा ब्रूटल हूँ। ये कहते हुए शेन अपना हाथ सामने की तरफ करता है और फिर स्किल यूज करने लगता है। उसके ऐसा करते ही शेन के हाथ में उसका बो हो जाता है और कुछ एरोज भी दिखाई देने लगते हैं। इसी समय वो सारे गुंडे शेन के ऊपर फायरिंग करना शुरू करते हैं। शेन अपने बो से 3 एरो उनकी तरफ फायर करता है। शेन के एरो पहले जाकर उन गुंडों के टकराते हैं और 3 गुंडे एक ही झटके में मर जाते हैं। शेन ने अपने तीनों एरोज को बिल्कुल सही तरह चलाया होता है। 2 एरो 2 बंदों के जाके लगते हैं और वो तुरंत मर जाते हैं। तीसरा वाला एरो पहले एक बंदे के लगता है, उसकी बॉडी को चीरता हुआ चौथे बंदे के जाके लगता है। इस तरह से तीसरा बंदा तो मर जाता है लेकिन चौथा वाला जिंदा बच जाता है। वो शेन से बहुत ज्यादा डर जाता है और शेन से माफी मांगने लगता है। उससे कहता है प्लीज मुझे जाने दो। शेन अपने हाथ में एक एरो पकड़ता है और उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और उस एरो को उस आदमी की आंख में घुसाने लगता है और बिल्कुल एंड टाइम पर उसकी आंख में घुसने से 1 सेंटीमीटर पहले अपने तीर को रोक देता है और फिर उससे पूछता है बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। वो बंदा बहुत डरा हुआ होता है। वो शेन से साफ साफ बता देता है मुझे यहाँ पर नी फैमिली ने भेजा है। नी फैमिली के फ्रिज टाइगर ने हमें हायर किया है ताकि हम तुम्हें मार सकें। शेन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये सब कुछ नी यून ने किया है। तभी वो बंदा कहने लगता है फ्रिज टाइगर तुम्हें मारना चाहता है, उसकी मार्शल एबिलिटी बहुत ज़्यादा शानदार है, वो जिसको मारने की डिसाइड करता है उसको मार ही देता है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर शेन सोचने लगता है मुझे किसी का भी डर नहीं है। पिछली लाइफ में मेरे पास में शॉर्ट स्किल्स थी, अगर उन शॉर्ट स्किल्स को मैं इस लाइफ में भी सीख जाता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरा सामना कर सके। ये सोचते हुए शेन उन सारी स्किल्स के बारे में याद करने की कोशिश करने लगता है। तभी एकदम से शेन के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। शेन सोचता है ये क्या हो रहा है, मेरे सर में इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है। तभी शेन को एक स्किल सुनती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पिछली लाइफ की मेमोरीज को तुम अब याद नहीं कर सकते हो, अगर तुम उसे याद करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये सुनकर शेन सोचता है तो फिर कब मैं इस मेमोरीज को याद कर सकता हूँ। सिस्टम कहता है अभी तो नहीं, टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर शेन उस गुंडे से थोड़ा दूर हट जाता है और उसे जिंदा भी छोड़ देता है और सोचता है मुझे अभी एक बार में एक स्टेप लेना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है नी यून को अब तक पता चल चुका होगा कि मैंने इन सभी गुंडों को मार दिया है। जिस तरह का वो इंसान है वो बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं है। वो फिर से कोई ना कोई चाल चलेगा और मुझ पर अटैक करने की कोशिश करेगा। मेरे पास में मेरी शॉर्ट स्किल्स नहीं है इसलिए फाइट थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मेरे पास में मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम से धीरे धीरे मुझे और भी कई सारी स्किल्स मिलेगी जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसी समय में नी येन की बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं। फ्रीज टाइगर अपने फ़ोन को अपने हाथ में पकड़कर कॉल में जार कर रहा होता है। वो कहता है कभी भी अच्छी खबर आती होगी। वो गुंडे जिन्हें मैंने शेन को मारने के लिए भेजा है वो किसी भी समय मेरे को कॉल करेंगे और मुझे बताएंगे कि उन्होंने शेन को मार दिया है। ये कहते हुए फ्रीज टाइगर हंस रहा होता है। इसी समय हम वापस शेन को दिखाते हैं। शेन उस गुंडे से पूछता है तुम्हें यहाँ पर फ्रीज टाइगर ने भेजा है,
तुम्हारे पास में उसका फोन नंबर तो होगा ही, उससे कॉल करो और मेरी उससे बात कराओ। ये सुनकर वो गुंडा ठीक है बोलकर फोन मिलाकर शेन को पकड़ा देता है। शेन फोन को कान पे लगाता है और कुछ भी नहीं कहता। फोन में से आवाज आती है, क्या काम हो गया? शेन कहता है, नहीं, मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये सुनकर फ्रीज टाइगर कहता है, शेन शायद तुम्हें मेरी पावर का पता नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा होता कि तुम मुझसे बात ना करते, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है तुम जिंदा हो। वैसे अब अगर तुम मुझसे बात नहीं भी करते तो भी मुझे पता चल ही जाता और मैं किसी न किसी तरह से ढूंढ के तुम्हें मार ही देता, जो कि अभी भी होने वाला है। तुम्हारा मरना पूरी तरह से कंफर्म है। शेन कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें पता है मैं कहाँ पर रहता हूँ, जिसको लेके आना है लेके आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद शेन अपनी मुट्ठी जोर से बंद करता है और उस फोन को तोड़ देता है और फिर सोचता है अपोकलिप्स शुरू होने से पहले और अपोकलिप्स की तैयारी करने से पहले मुझे इन सारे लोगों से निपटना होगा, क्योंकि अभी ये दिक्कतें बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन अपोकलिप्स के टाइम पर ये बहुत बड़ी बन सकती है, इनको बड़ी बनने से पहले मैं काट दूंगा। ये सोचने में शेन उस गुंडे से कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो गुंडा कहता है, क्या सच में तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? शेन वहां जाने लगता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुमने वो सब किया है जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था, तुमने अपनी लाइफ जीत ली है, जाओ एंजॉय करो। ये सुनकर गुंडा खुशी के मारे रोने लगता है और शेन वहां चला जाता है। इसके बाद में सीन वापस से नी की बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। नी इस टाइम पर एक कसिनो के अंदर है। नी का एक बॉडीगार्ड नी के पास में आता है और उससे कहता है, सर नी, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, सुनने में आया है ये एक हेडलाइन इन्फॉर्मेशन है, प्लीज इसे सुन लीजिए। ये सुनकर नी जो सामने की तरफ बैठकर कसिनो में कुछ खेल रहा होता है, वो कहता है, तुम चाहते हो तुम्हारी इस बेकार से इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए मैं अपना टाइम खराब करूं? क्या तुम मेरा मूड खराब करना चाहते हो? ये सुनकर बॉडीगार्ड थोड़ा डर जाता है और कहता है, नहीं, मेरा सब बिल्कुल मतलब नहीं था। तभी पीछे के साइड से फ्रीज टाइगर वहां पर आता है और नी के पास आकर धीरे से कहता है, प्लान पूरी तरह से खराब हो गया है, उस लड़के शेन ने अभी हमें कॉल किया है और खुद बताया है कि वो जिंदा है। ये सुनकर नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सामने की तरफ कई सारी कैसीनो की कोटियां वगैरह पड़ी होती है। नी उनको उठाता है और जोर से उसे फ्रीज टाइगर के मुंह पे मारता है और उसे कहता है, कौन था जो मुझसे इतने भरोसे के साथ में कह रहा था कि आज वो प्लान कंप्लीट हो जाएगा, शेन किसी भी हाल में मारा जाएगा? वो तुम ही थे ना, तो अभी ये प्लान सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? फ्रीज टाइगर कहता है, मुझे नहीं पता वो कैसे जिंदा बच गया, मैंने आपसे कहा था वो लड़का मरेगा तो उसको हर हाल में मरना ही होगा, मैं खुद जाके उसको मारूंगा। जेकर फ्रीज टाइगर वहां से जाने लगता है। दूसरा बॉडीगार्ड नी से पूछता है, मास्टर नी, अब आगे क्या करना है? क्या आप और कैसीनो खेलना चाहते हैं? बताइए, किस पे दाव लगाएंगे आप? नी कहता है, मेरे पास भी कुछ हो रहा है जो कि करने में ज्यादा मजा आएगा। ये कहते हुए नी अपना हाथ सामने की तरफ करता है और अपने हाथ में से किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक विंडो ओपन करता है जिसके ऊपर शेन की फोटो बनी होती है। नी आगे कहता है, फ्रीज टाइगर खुद इस लड़के शेन को मारने के लिए जा रहा है, यानी इन दोनों के अंदर फाइट होगी। मैं अपना पैसा और अपना दाव दोनों फ्रीज टाइगर के ऊपर लगाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है फ्रीज टाइगर इस लड़के शेन को मार देगा। ये सुनकर बॉडीगार्ड कहता है, ये फाइट तो पूरी तरह से एक तरफा है, फ्रीज टाइगर एक मार्शल एक्सपर्ट है, वो अपनी एक उंगली से इस छोटे से लड़के शेन को मार देगा। इस बिहाफ पे तो मैं आपके साथ में किसी भी तरह की शर्त नहीं लगा सकता हूँ। इसी समय उस बॉडीगार्ड के पीछे बैठी हुई लड़की उस बॉडीगार्ड से कहती है, शर्त लगा लो। बॉडीगार्ड कहता है, अगर हम हार गए तो? लड़की कहती है, अगर हम इस बिट के अंदर हार जाते हैं तो हम नी फैमिली के सभी लोगों को मार देंगे, इस मिशन को खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए मैं बुरी तरह से बोर हो चुकी हूँ, ये बहुत ज्यादा बोरिंग प्लेस है। इस लड़की के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है डूम्सडे हंटर का एपिसोड 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक शिप देखते हैं, जो शिप शेन के अपार्टमेंट के बाहर होता है। उस शिप के अंदर से फ्रीज टाइगर बाहर निकलता है और उस अपार्टमेंट को देखने लगता है। इसके बाद में फ्रीज टाइगर उस अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और इधर उधर शेन का रूम ढूंढने लगता है। उस जगह पे घूमते हुए फ्रीज टाइगर को शेन का रूम मिल जाता है। शेन का रूम का नंबर है 2207। जैसे फ्रीज इस रूम को देखता है, वो उस गेट के ऊपर जोर से लात मार देता है। लात पड़ते गेट टूट जाता है। फ्रीज चिल्लाए कहता है, शेन मैं आ चुका हूँ। ये कहते फ्रीज उस रूम के अंदर घुसता है, इधर उधर देखता है, उसे कहीं भी शेन दिखाई नहीं देता। फ्रीज फिर से चिल्लाता है, शेन तुम कहाँ हो? क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? क्या तुम ऐसे ही छुपे रहने वाले हो? फ्रीज जैसे ही कहता है, उसे अपने पीछे की साइड से एक लाइट आती हुई दिखाई देती है। फ्रीज जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, ये एक एरो होता है जो पूरी तेज रफ्तार में उसकी तरफ आ रहा होता है। फ्रीज तुरंत अपने दोनों हाथों यूज करके उस एरो को पकड़ लेता है, लेकिन उस एरो का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। फ्रीज उछल के एक दीवार टकरा जाता है और दीवार के अंदर भी दरार पड़ जाती है, लेकिन फिर फ्रीज किसी तरह से उस एरो को रोक लेता है। इसके बाद में फ्रीज सामने की तरफ देखता है, शेन गेट के पीछे छुपा हुआ था। शेन वहां सामने आता है और फ्रीज से कहता है, फ्रीज तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम एक मार्शल मास्टर हो, इससे कम तुमसे उम्मीद करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मुझे पता था तुम इस एरो को रोक दोगे, लेकिन मेरे पास में केवल ये एक एरो नहीं है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं। ये कहते हुए शेन एक और एरो फायर करता है।
फ्रेज झुक के इस अटैक को डॉच करता है। शेन रुकता नहीं है। शेन कई सारे एरोज उसके ऊपर फायर करता जाता है। फ्रेज की स्पीड काफी तेज होती है। फ्रेज भग भग के उन सारे ट्रस्ट को डॉच करता है और फिर सही मौका देखकर एक सोफे के पीछे छुप जाता है और सोचने लगता है ये क्या हो रहा है। इस लड़की की एक्यूरेसी और आर्चरी दोनों बहुत ज्यादा शानदार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम नी को देखते हैं। नी के स्क्रीन के ऊपर ये फाइट दिख रहा होता है, लेकिन बाहरी एंगल से। अपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है नी को ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नी को दिखाई दे रहा है उस अपार्टमेंट के बाहर बहुत सारे धमाके हो रहे हैं और कई सारे एरो उस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे हैं। ये देखकर नी का बॉडीगार्ड कहता है काफी सारे एरो बाहर निकल रहे हैं। मुझे यकीन है ये सारे एरो को वो लड़का यूज कर रहा है। ये काफी अच्छी टेक्निक है। मार्शल मास्टर के खिलाफ वो इससे काफी देर तक टिक सकता है। जब नी सुनता है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो किसी टेक्नोलॉजी यूज करके फ्रेज से बात करने लगता है और उसे कहता है फ्रीज टाइगर ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से इस फाइट को खत्म करो और शेन को मारकर वापस आ जाओ। फ्रीज टाइगर अभी भी उस सोफे के बीच छुपा होता है। वो कहता है हाँ समझ गया, मैं भी करता हूँ। ये कहते हैं फ्रीज उस सोफे के बीच से बाहर निकलता है। जैसे फ्रीज थोड़ा सा आगे बढ़ता है शेन तुरंत उसके मुंह के ऊपर एक और एरो फायर कर देता है। इसी समय फ्रीज अपनी एक स्पेशल एबिलिटी दिखाता है। फ्रीज की बॉडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रीज के अचानक से बहुत ज्यादा मसल आ जाते हैं। मसल इतने ज्यादा होते हैं कि फ्रीज के कपड़े फट जाते हैं। अब फ्रीज की बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। जो एरो शेन ने फ्रीज को मारा होता है फ्रीज बड़ी आसानी से अपने हाथ से उस एरो को तोड़ देता है। ये देखकर शेन कहता है फ्रीज टाइगर तो ये है तुम्हारी असली पावर। ये कहते शेन 2-3 एरो और फ्रीज के ऊपर फायर करता है। फ्रीज बड़ी आसानी से अपने हाथों को यूज करके उन सभी एरोस को पकड़ लेता है और उन्हें तोड़ देता है और फिर उन टुकड़ों को ही शेन के ऊपर जोर से फेंकता है और शेन से कहता है तो इन खिलौनों को तुम मुझ पर यूज कर रहे हो, अब एक बार खुद भी इनका स्वाद चुको। ये कहते फ्रीज जो अपने हाथ से उन एरोस को शेन की तरफ फेंकता है तब वो एरो एक बुलेट की तरह शेन की तरफ आने लगते हैं। शेन उछल के उस अटैक को डॉच करता है। उन एरो के टुकड़े शेन के काफी ज्यादा पास में गिरते हैं। उन एरोस के अंदर इतना ज्यादा फोर्स होता है कि जैसे वो जमीन पे गिरते हैं जमीन के ऊपर दरार पड़ जाती है। उन दरार की वजह से शेन के आसपास जमीन हिलती है। शेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और शेन जमीन पे गिरने लगता है। ये देखकर फ्रीज सोचता है ये बिल्कुल सही मौका है। ये कहते फ्रीज भाग के शेन के पास में आता है और शेन के ऊपर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। शेन तुरंत खुद को संभालता है और एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बना देता है। जैसे ही फ्रीज का मुक्का शेन के उस डिफेंसिव फॉर्मेशन में पड़ता है फ्रीज खुद ही उछल जाता है और एक दीवार को तोड़ते हुए पास वाले अपार्टमेंट जाके घुस जाता है। फिर शेन वापस से हफ्ता हुआ खड़ा होता है और फिर सोचने लगता है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तभी फ्रीज वापस से वहां पर आता है और शेन से कहता है शेन तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हारा मरना आज तय है। ये कहने के बाद में फ्रीज एक सोफा उठा लेता है और शेन से आगे कहता है अपने इस बो को यूज किए बिना तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें तब केवल मेरे टेक्स्ट को डॉच करना होगा। अगर तुम अपने इस बो को यूज ना करो तो तुम मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। ये कहते हुए फ्रीज शेन के ऊपर अपने सोफे से अटैक कर देता है। शेन बैकफ्लिप मारते हुए इस अटैक को डॉच करता है और फ्रीज से कहता है एक बार फिर से सोच लो। ये कहने के बाद में शेन अपने बालों में लगी हुई क्लिप को बाहर निकालता है और उसी क्लिप से फ्रीज के मुंह के ऊपर एक जोर से कट लगा देता है। ये कट पड़ते ही फ्रीज की बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी शेन फिर से घूमता है और फ्रीज के मुंह पर एक जोर से लात मार देता है। ये लात पड़ते ही फ्रीज जोर से जमीन पर गिर जाता है। फिर शेन फ्रीज से कहता है मैं कल्टीवेशन के सेकंड लेवल पे पहुंच चुका हूँ। मेरा लेवल अब इतना ज्यादा है कि मैं मार्शल के किसी भी मास्टर को हरा सकता हूँ। ये कहने के बाद में शेन सोचने लगता है इस वर्ल्ड के अंदर मेरी पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। वहीं कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर मैं कुछ भी नहीं हूँ। कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे मोस्टर मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अभी भी मुझे मेहनत तो करते ही रहना होगा। फिर शेन फ्रीज से कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब टाइम आ गया है मैं तुम्हें मार दूं और इस फाइट को खत्म कर दूं। जैसे शेन ये कहता है फ्रीज जल्दी से खड़ा हो जाता है और शेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और शेन से कहता है अब मैं तुम्हें अटैक करने का मौका ही नहीं दूंगा। ये कहने के बाद में फ्रीज शेन के ऊपर मुक्का मार देता है। शेन उछल के अटैक को डॉच करता है और फिर अपने बो के ऊपर एक साथ 3 एरोस को लगाता है और अपने फुल फोर्स के साथ में उसे फ्रीज के ऊपर फायर कर देता है। तीनों एरोस फ्रीज की तरफ आने लगते हैं। बढ़ते वो अचानक से एक सांप का रूप ले लेते हैं जिसे देखकर फ्रीज बहुत ज्यादा डर जाता है। फ्रीज कहता है ये क्या है। जैसे वो कहता है तीनों तीर एकदम से उसके सीने के अंदर घुस जाते हैं और उसकी बॉडी के आर पार निकल जाते हैं। फ्रीज उछल के एक दीवार टकराता है और उस दीवार को तोड़ देता है। फ्रीज की आधी बॉडी उस बिल्डिंग के नीचे के साथ लटकने लगती है। दीवार के अंदर जिस साइड छेद हुआ होता है उसी साइड से एक ड्रोन उड़ रहा होता है जिस ड्रोन की मदद से नी उस पूरी जगह पर नजर रखा हुआ था। शेन भी उस छेद के पास में आता है, उस ड्रोन को उड़ते हुए देखता है और फिर उस ड्रोन के ऊपर एक एरो फायर कर देता है। एरो सीधे जाकर उस ड्रोन पर टकराता है और ड्रोन टूट जाता है। ड्रोन के टूटने के साथ ही नी को भी विजुअल मिलना बंद हो जाते हैं। ये सब देखकर नियन बहुत ज्यादा डर जाता है। नियन का बॉडीगार्ड नियन से कहता है सर नियन आप हार चुके हैं। ये सब कुछ देख के आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा वहाँ पर क्या हुआ है। नियन अभी बहुत ज्यादा शौक में होता है। वो सोचता है ये सब कैसे हो गया, मैं नियन कैसे हार सकता हूँ। फिर नियन वहां जाने लगता है और फिर बॉडीगार्ड से कहता है इस बार तुम लकी थे, तुम जीत गए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा।
ये कहते हुए नियोन वहां चला जाता है। नियोन के पास जाने के बाद में ये बॉडीगार्ड इस लड़की के सामने झुकने लगता है। इसके बाद हमें पता पड़ता है इस बॉडीगार्ड का नाम फेंग है और ये नियोन का बॉडीगार्ड नहीं है, ये इस लड़की का बॉडीगार्ड है। ये भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये एक प्रिंसेस है जिसका नाम एमा है। इसने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा के रखी है। एमा कहती है सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ये छुपा के रखना कि मैं कौन हूँ अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। फिर एमा उस बॉडीगार्ड फेंग से पूछती है तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें क्या लगता है ये लड़का शेन कितना ताकतवर है। फेंग कहता है जितना मैंने देखा मुझे लगता है ये बहुत ताकतवर है, इसने मार्शल मास्टर को हरा दिया। यानी कि इसका मतलब एक बात तो साफ है, इसके पास में कोई हिडन पावर है। ये सुनकर एमा एक सिस्टम को ओपन करती है और उसमें बोलती है शेन के बारे में हमारे पास जितनी भी जानकारी है वो सब कुछ मुझे दिखाओ। ये सुनते हुए कंप्यूटर सिस्टम एक स्क्रीन विंडो दिखाने लगता है जिसके ऊपर शेन की जितनी भी जानकारी होती है वो सारी दिखाई देती है। जिसे देखकर फैंक कहता है ये जानकारी तो बिल्कुल नॉर्मल सी है, इसके हिसाब से तो ये लड़का बिल्कुल ताकतवर नहीं होना चाहिए था। एमा कहती है कुछ है जो हमसे छुपा हुआ है, अब हमें कोई तरीका निकालना होगा जिससे हम शेन के बारे में सब कुछ पता लगा सकें, वो सब कुछ जो इस डेटा के अंदर नहीं है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम वापस से शेन को देखते हैं। शेन एक बिल्डिंग के अंदर आया है जिसका नाम मेंटल आर्मर डिपार्टमेंट है। शेन जब इस बिल्डिंग के अंदर आता है तब शेन की पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है। इस टाइम पर इस पूरी बिल्डिंग के अंदर शेन के अलावा कोई भी नहीं होता। सामने की तरफ एक आर्मर रखा होता है। शेन उस आर्मर के पास में जाता है और उसे देखने लगता है और सोचता है मेरी पिछली लाइफ में हमने बहुत सारे शानदार बैटल आर्मर्स बनाए थे, हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी के टाइम पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर किसी तरह से मैं इस सब में सुधार कर पाया तो काफ़ी अच्छा होगा। मेरी पिछली लाइफ की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी मेरे दिमाग के अंदर है, लेकिन मेरी बदकिस्मती है मैं उसको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ये सोचने के बाद में शेन आगे तक जाने लगता है। वो चलते हुए आगे सोचता है अगर मैं थोड़े टाइम तक यहाँ रहूँगा तो नी फैमिली से मुझे कोई खतरा नहीं होगा, नी फैमिली का कोई भी बंदा मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। इसके बाद में शेन एक रूम के बाहर पहुँचता है। वहाँ पर वो अपने फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ देता है जिससे रूम के गेट ओपन हो जाते हैं। शेन रूम के अंदर आता है। फिर शेन खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है और सोचता है बाहर काफ़ी सारी गैसेस दिखाई दे रही है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय वो पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी टाइम है। वैसे अब 24 घंटे होने वाले हैं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 24 घंटे बाद में मैं वापस से उस कल्टिवेशन वर्ल्ड में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे याद है जब 24 घंटे हुए थे तब मैं उस कल्टिवेशन वर्ल्ड से इस दुनिया में आया था और उस विंडो के ऊपर लिखा हुआ था 24 घंटे हो गए हैं। इसलिए मुझे अभी भी लगता है 24 घंटे होते ही मैं वापस वहीं पे जाऊंगा। इसलिए अभी के लिए अच्छा होगा मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ और आराम से किसी भी तरह कल्टिवेट करूँ। ये सोचते हुए शेन अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और फिर आराम से आँख बंद कर लेता है। तभी थोड़ी देर में शेन को एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आपके 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब आपको वापस से कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर लेके जाया जा रहा है। इसी के साथ शेन कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। शेन के कपड़े वापस बदल जाते हैं। शेन दूर से दिखता है शेन उसी जगह पर है जहाँ पर वो तब था जब वो लास्ट टाइम कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर था। सामने वो साथ वाला बंदा खड़ा होता है। वो शेन से पूछता है शेन क्या हुआ, तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो। जिसको शेन सोचने लगता है यानी कि इसको भी कुछ पता नहीं चला है। जैसे ही मैं इस वर्ल्ड से बाहर निकला यहाँ का टाइम भी रुक गया, अब मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ तो टाइम वापस चलना शुरू हो गया है। ये तो बहुत शानदार है, मैं वापस से कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर लौट आया हूँ। ये सोचते हुए शेन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है डूम्सडे हंटर का एपिसोड 7। एपिसोड शट में देखते हैं शेन वापस से उस कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका है। शेन के सामने वो दूसरा आदमी खड़ा है। शेन इधर उधर देखता है, उसको पता पड़ता है वो ठीक उसी जगह पर खड़ा है जिस जगह पर वो लास्ट टाइम कल्टिवेशन वर्ल्ड में था। इससे शेन को समझ में आता है कल्टिवेशन वर्ल्ड से जिस टाइम वो बाहर निकला उसी टाइम पर कल्टिवेशन वर्ल्ड में वापस आया है। यानी जैसे ही वो कल्टिवेशन वर्ल्ड से बाहर गया था यहाँ का टाइम रुक गया और अब इसके वापस आने के बाद में टाइम फिर से चलना शुरू हुआ है। ये सब कुछ समझने के बाद में शेन कहता है तो ये सब कुछ इस तरह से काम कर रहा है, मैं 24 घंटे उस वर्ल्ड में रहूंगा और फिर 24 घंटे होने के बाद में इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। यानी कि इसका मतलब मेरे पास में यहाँ पे भी केवल 24 घंटे ही है। शेन ये सब कुछ कह रहा होता है, सामने वाला बंदा ये सुन रहा होता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। वो शेन से कहता है शेन ये तुम क्या कह रहे हो। शेन कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, तुमसे रिलेटेड नहीं है। इसके बाद में शेन सोचने लगता है अब मुझे थोड़ा कल्टिवेशन में ध्यान देना चाहिए, किसी तरह से अपना लेवल अप करना चाहिए, यहीं पर मैं अच्छी तरह से लेवल अप कर सकता हूँ। फिर शेन उस आदमी से पूछता है क्या यहाँ पर आसपास में कुछ लो ग्रेड के मोस्टर्स हैं। वो आदमी कहता है हाँ, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जंगल है, उस जंगल में तुम्हें बहुत सारे लो ग्रेड के मोस्टर्स मिल जाएंगे। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। शेन कहता है इस कैंप का ध्यान रखना, अगर आसपास में कोई बड़ा मोस्टर आए तो मुझे बताना, मैं उस जंगल की तरफ जा रहा हूँ। ये कहते हुए शेन भागते वहाँ चला जाता है। वो आदमी सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, ये कितनी अजीब सी बात कर रहा है, इसी बेकार में उन लो ग्रेड के मोस्टर से फाइट करने की क्या जरूरत है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें काफ़ी सारी स्किन दिखाई देती है
जिनके ऊपर लिखा होता है शेन का लेवल अप हो गया है। शेन अब कल्टिवेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया है। शेन ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, थर्ड लेवल पे पहुंच चुका हूँ। जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता जा रहा है, लेवल अप करना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हर बार लेवल अप करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एक्सपी की जरूरत होती है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक टाइम के बाद में लेवल अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी शेन को एक और स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है तुम कल्टिवेशन के थर्ड लेवल पहुंच चुके हो। यानी कि इसका मतलब तुम अपनी सोल पावर को एक्सपीरियंस की तरह यूज कर सकते हो। यानी कि तुम अब से अपनी सोल पावर की मदद से भी अपना लेवल अप कर पाओगे। अच्छी तरह सोचो और फिर बताओ, क्या तुम सोल पावर को एज ए एक्सपीरियंस यूज करना चाहते हो? ये सुनकर शेन सोचने लगता है सोल पावर को मैं एज ए एक्सपीरियंस यूज कर सकता हूँ। यानी कि इसका मतलब सोल पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसे ही इसे खर्च करना नहीं चाहिए। पहले मुझे समझना चाहिए सोल पावर क्या होती है। ये सोचने शेन उस सिस्टम से सोल पावर के बारे में पूछने लगता है। सिस्टम बताता है सोल पावर एक तरह सोल के पॉइंट्स है। तुम जितने मॉन्स्टर्स को मारोगे तुम्हें उतने पॉइंट्स मिलते जाएंगे। मॉन्स्टर जितना ताकतवर होगा तुम्हें उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे शेन ये सुनता है शेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शेन सोचता है सोल पॉइंट्स तो काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे, अगर मैं मॉन्स्टर्स को मारूंगा तो सोल पॉइंट्स अर्न कर ही लूंगा। यानी कि इसका मतलब मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। फिर शेन उस सिस्टम से कहता है मेरे पास जितने भी सोल पॉइंट्स हैं उन सभी को मैं एज ए एक्सपीरियंस यूज़ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ मेरी सोल पावर की वजह से मैं कितना लेवल अप कर सकता हूँ। सिस्टम शेन को बताने लगता है अगर तुम अभी कल्टिवेशन के 4th लेवल पर जाना चाहते हो तो तुम्हें 1 सोल पॉइंट खर्च करना होगा। उसके बाद में 4 से 5 जब पर जाने के लिए तुम्हें 2 सोल पॉइंट खर्च करने होंगे। ये सुनकर शेन कहता है तो फिर ठीक है, मैं डायरेक्टली कल्टिवेशन के 5th लेवल पर पहुंचना चाहता हूँ, मेरे 3 सोल पॉइंट इसके लिए खर्च कर दो। शेन कितना कहते ही शेन के 3 सोल पॉइंट खर्च जाते हैं। अब शेन के पास में केवल 2 सोल पॉइंट बचे हैं। फिर शेन सोचने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, अब मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है अपना लेवल अप करने के लिए। तभी शेन के माइंड में से एक बहुत तेज लाइटिंग करने लगती है और घूम के शेन की बॉडी के अंदर जाने लगती है। इससे शेन को पावर इंक्रीमेंट फील होने लगता है। शेन कहता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी शेन को अपने पीछे की साइड से किसी के आने की आहट आने लगती है। शेन पीछे मुड़ दिखता है। शेन को पेड़ों के बीच में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। ये आंखें एक बड़े से सांप की होती है। शेन उछल के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उस सांप को नीचे देखने लगता है और कहता है ये एक पाइथन है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये लो लेवल के इन मॉन्स्टर से तो ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं इसे मार दूंगा तो मुझे ज़्यादा सोल पॉइंट मिलेंगे। मुझे पूरा यकीन है अपने लेवल के हिसाब से मैं इसे मार सकता हूँ। इसे मारना बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये कहते हुए शेन जोर से चलता है और अपना एक एरो पूरी ताकत से उस सांप के सर पे मारता है। एरो जैसे ही सांप के सर पे गिरता है तुरंत उस सांप की मौत हो जाती है। उस सांप को ना कोई अटैक करने का और ना ही किसी को बचाने का मौका मिलता है। इसके बाद में शेन उस पाइथन की बॉडी के पास में आता है और फिर कहता है इस पाइथन की पूरी बॉडी एक ट्रेजर की तरह है जिसे मैं बिल्कुल भी वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। इसी के साथ शेन के सोल पावर के अंदर भी इंक्रीमेंट आने लगता है। शेन उस सांप के पास आके बैठ जाता है। तभी शेन को फील होता है आसपास में कोई अजीब सी गैस फैल रही है। फिर शेन एक साइड में दिखता है। साइड में कुछ फूल्स होते हैं जो कि मुरझा जाते हैं। ये देखकर शेन कहता है ये तो पॉइजन ब्रेथ जैसा कुछ लग रहा है। तभी शेन एकदम से पीछे मुड़ता है। पीछे की तरफ एक बड़ा सा पाइथन होता है जिसके मुंह से वो पॉइजन गैसेस बाहर निकल रही होती है। शेन तुरंत अपना बोट उठा लेता है और उसके ऊपर एक साथ 3 एरोस को फायर करता है। वो सांप इस टाइम पे एक जंगल के अंदर होता है। वो बड़ी आसानी से शेन के तीनों एरोस को डॉच कर लेता है। ये देखकर शेन सोचता है ये सांप तो काफी तेज है, इसने मेरे तीनों अटैक्स को डॉच कर लिया। तभी एकदम से वो सांप शेन काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है और शेन के एक साइड में बहुत जोर से काट लेता है और अपना काफी सारा जहर शेन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद में वो सांप शेन को उछाल के काफी दूर तक फेंक देता है। शेन काफी दूर तक गुल्ला माटी खाते हुए एक जगह पर रुकता है। फिर शेन सोचने लगता है इसने मेरी बॉडी में काफी सारा पॉइजन ट्रांसफर कर दिया है, अब मैं किसी भी समय बेहोश हो सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट खत्म करना होगा। ये सोचते हुए शेन अपने बो को उठाता है लेकिन उसे ठीक से उठा नहीं पा रहा होता है। शेन के हाथ कांप रहे होते हैं। शेन सोचता है पॉइजन का अटैक शुरू हो चुका है, अब मैं केवल एक अटैक कर सकता हूँ। ये एक अटैक बहुत खतरनाक होना चाहिए। ये सोचने के बाद में शेन उस सिस्टम से कहता है मुझे स्वेलो फ्लाई टेक्निक चाहिए। ये स्वेलो फ्लाई वही टेक्निक होती है जो कि एपिसोड 1 में दिखी थी। शेन ने उस टाइम पर इसे सीखने से मना कर दिया था क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे। उस टाइम पर शेन ने इसके बदले में 2 छोटी छोटी स्किल सीखी थी। अब जब शेन सिस्टम को इस स्किल के लिए कहता है सिस्टम तुरंत शेन से 6 सोल पॉइंट्स लेकर इस स्किल को शेन को सिखा देता है। इसे सीखने के बाद में शेन के पास में केवल 1 सोल पॉइंट बचा है। तभी शेन सामने की तरफ दिखता है, वो सांप उसके बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। शेन तुरंत अपने एक एरो को अपने एक पाव के अंदर घुसा देता है और अपने उस एरो के ऊपर खून लगाने लगता है। फिर शेन दोनों एरोज को एक साथ बो के ऊपर रखता है। ऐसा लगता है दोनों का निशाना चूक चुका है। वो दोनों तीर उस सांप के पास होते हुए काफी दूर तक निकल जाते हैं लेकिन एक भी उस सांप का टच नहीं होता। तभी वो सांप उछल के शेन के ऊपर अटैक कर देता है। शेन हंसते हुए कहता है तुम मारे गए। शेन कितना कहते ही वो दोनों तीर जिसको भी उसने फायर किया था वो घूम के वापस आते हैं और एक साथ उस सांप के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक ही झटके में उस सांप की गर्दन कट जाती है और वो सांप मर जाता है। तभी शेन के मुंह से भी खून बहने लगता है। शेन कहता है इस स्किल को सीखने के बाद में
और फिर इस स्किल को यूज करने के बाद में ये पॉइजन मेरी बॉडी में काफी तेजी से फैल रहा है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो मेरे साथ में ठीक नहीं होगा। तभी शेन को उस पॉइजन के एंटीडोट के बारे में याद आता है। शेन जल्दी से वापस आते हैं। इसी वजह से मॉन्स्टर्स के लिए इसे डॉच करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी शेन को एक आइडिया आता है। शेन सोचता है अगर मैं अपनी सिक्योर, कंसेक्यूटिव शूटिंग और इस नए स्किल स्वेलो फ्लाई इन तीनों को एक ही साथ में एक ही एरो के ऊपर यूज करूं तो क्या होगा। मुझे लगता है इन तीनों को एक साथ यूज करने से एक शानदार स्किल बन सकती है। जैसे शेन को यह आइडिया आता है ये स्किल बन भी जाती है। सिस्टम शेन से कहता है तुमने एक नई स्किल की खोज की है जिसका नाम चैलोटिक डांस है। इस स्किल के अंदर इनेमी के ऊपर एक ही टाइम पर कई सारे एरोज गिरेंगे। साथ ही में ये एक ग्रोइंग स्किल है। अभी के लिए ये केवल लेवल 0 पर है। अभी के लिए ये प्राइमरी लेवल पर है जिसमें इनेमी के ऊपर एक टाइम पर केवल 5 एरो गिरेंगे। धीरे धीरे तुम उस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। ये देखकर शेन बहुत खुश हो जाता है। शेन सोचता है फाइनली अब मेरे पास में एक ग्रोइंग स्किल है जिसका मैं लेवल अप कर सकता हूँ। ग्रोइंग स्किल फिक्स स्किल से ज़्यादा शानदार होती है। इनको हम जितना चाहें उतना पावरफुल बना सकते हैं। अगर किसी तरह से मैंने अपनी सारी ऑर्डिनरी स्किल्स को ग्रोइंग स्किल के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो मैं बहुत शानदार और बहुत ताकतवर छुप जाना चाहिए। ये सोचेगा तो शेन उछल के एक मरे हुए सांप के पीछे छुप जाता है। तभी शेन देखता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स भागते हुए उस तरफ आ रहे हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स उड़ते हुए भी उस तरफ आ रहे हैं। उन्हें देखकर शेन कहता है ये सब की सब हाई टियर के मॉन्स्टर्स है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये सब एक साथ में कहाँ जा रहे हैं? अभी के लिए ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है डूम्सडे हंटर का एपिसोड 8। एपिसोड स्टार्टिंग देखते हैं शेन एक मरे हुए सांप के पीछे छुपा होता है। उसको दिखाई देता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे हैं और वो सबके सब हाई टियर के हैं। शेन जब उन मॉन्स्टर्स को देखता है तो सोचने लगता है ये सबके सब हाई टियर के मॉन्स्टर्स हैं। इनमें से किसी का भी ध्यान अभी मुझ पर नहीं गया है, लेकिन कभी भी इनका ध्यान मुझ पर जा सकता है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सारे के सारे हाई टियर के मॉन्स्टर है। अगर इन्होंने मुझे देख भी लिया तो भी मुझे मार देंगे। यही सोचकर शेन वहाँ से भागता है और उस बंकर के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर यह आदमी शेन का इंतजार कर रहा होता है। ये शेन से पूछता है ओ शेन तुम आ गए, मुझे तो लगा था तुम्हारे साथ में कुछ हो गया है और तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हो। शेन कहता है अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी एक बड़ी मुश्किल हमारी तरफ आ रही है। वो आदमी कहता है कैसी मुश्किल, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? शेन सोचने लगता है इतनी बड़ी डीमन आर्मी इस तरफ आ रही है, मुझे लगता है वो डीमन लॉर्ड कुछ करने वाला है। जहाँ तक मेरा अनुमान है वो डीमन लॉर्ड इस पूरी जगह को एक बैटलफील्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर शेन उस आदमी से कहता है यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, उन मॉन्स्टर्स के यहाँ पर आने से पहले हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो आदमी कहता है तो हमें यहाँ से निकलने की क्या जरूरत है, हम इस टाइम पर इस बंकर की टेरिटरी के अंदर है, कोई भी मॉन्स्टर हमें देख नहीं पाएगा और अगर बाहर जाएंगे तो बाहर काफी सारे मॉन्स्टर्स है जैसा कि तुम बता रहे हो, तो वो हमें देख लेंगे और हमें मार देंगे, इसलिए अच्छा होगा हम यहीं पे अंदर रुकें। शेन कहता है नहीं ये काम नहीं करेगा, वो सारे सारे हाई टियर के मॉन्स्टर्स है, अगर उन्होंने थोड़ा गौर से देखने की कोशिश की तो वो हमें इस टेरिटरी के अंदर भी देख लेंगे, इसलिए अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और किसी सेफ जगह पहुंचना होगा जहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स ना हो। शेन का आइडिया उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। वो शेन से कहता है नहीं ये तुम सही नहीं कर रहे हो, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पे रुकूंगा। शेन कहता है समझने की कोशिश करो, मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पर आ गए तो उसके बाद में तुम्हें रिग्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा, वो मॉन्स्टर्स तुम्हें मार देंगे। वो आदमी कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, मैं यहाँ पर इस टेरिटरी के अंदर बिल्कुल सेफ हूँ। कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं जो यहाँ से होते हुए गुजरे हैं, लेकिन उनमें से एक ने भी हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हम जब तक इस टेरिटरी के अंदर रहेंगे तब तक हम पूरी तरह सेफ रहेंगे। तुम तो अपने जान को खतरे में डालने के तैयार हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम मर सकते हो, जाओ यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं आने वाला। अब चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ, मैं यहीं पे रुका रहूंगा। मुझे यकीन है कोई होगा जो मुझे बचाने आ जाएगा, और जब तक कोई आएगा तब तक मुझे यकीन है मैं इस जगह पे सेफ रहूंगा। शेन कहता है तुम्हें समझा के मैं थक चुका हूँ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स करने वाला नहीं हूँ। यहाँ से हमारे रास्ते अलग होंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जहाँ रुकना है तुम वहाँ रुके रहो। उस आदमी से ये कहने के बाद में शेन उस टेरिटरी से बाहर निकल जाता है और जिस साइड से मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उसकी दूसरी साइड पे जाने लगता है। शेन चलते हुए सोचता है मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद में मेरे को कोई ना कोई ऐसा एरिया मिल जाएगा जहाँ पर मैं मॉन्स्टर से बच पाऊंगा। ऐसे ही चलते हुए शेन जंगल को पार करता है। जंगल को पार करने के बाद में एक जिसका रेगिस्तान जैसा कुछ होता है। शेन उस रेगिस्तान में चल रहा होता है, तभी शेन को फील होता है यहाँ पर काफी ज्यादा कुछ अलग चीज है। शेन को जमीन के नीचे कुछ अजूबा फील होता है। शेन जल्दी से कूदता है और एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। शेन जैसे ही उस पत्थर के ऊपर चढ़ता है जमीन के ऊपर 3 छेद दिखाई देने लगते हैं। शेन उन छेदों को देखता है, अपने बो के ऊपर 5 एरोस रखता है और फिर अपने चैलोटिक डांस टेक्निक को एक्टिवेट करके
5 एरोस को फायर कर देता है। शेन के 5 एरो सभी दिशाओं में एक एक रहते हैं। एरोस के जेन पे गिरते ही जिमी के नीचे से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसकी पूरी बॉडी सैंड से बनी होती है। वो बाहर निकलता ही शेन से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? शेन सोचने लगता है, मुझे लगा था यही बीस्ट यहाँ पर होगा, ये एक टनल डीमन है। इस तरह के एरिया के अंदर अक्सर ये मिल जाते हैं। ये सेंट के अंदर इस तरह छुप जाते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता ये कहाँ पर है। फिर शेन हंसते हुए उस बीस्ट से कहता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। इस पूरी जगह की सैंड देखो कितनी रुखी रुखी सी है, और जहाँ पर तुम थे वहाँ की सैंड बिल्कुल अलग से कलर की थी, जिसे साफ पता पड़ रहा था कि यहाँ के सैंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे शेन ये कहता है, शेन को कई बार एक अजीब सी आवाज आने लगती है। क्या सच में तुम्हें ऐसे पता पड़ा? यही सेम बात बार बार कई बार रिपीट हो रही थी। ये सुनकर शेन सोचता है, ये एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहा है। तभी शेन देखता है वहाँ पर एक टनल डीमन नहीं था, बहुत सारे वैसे ही बोस्टर्स थे जो कि रेत के अंदर छुपे हुए थे। वो सभी एक करके उस रेत के अंदर से बाहर आने लगते हैं। ये देखकर शेन सोचने लगता है, सच में ये तो काफी अच्छी तरह से गायब हो जाते हैं। मुझे तो लगा था यहाँ पे केवल एक ही है, बाकियों के ऊपर तो मेरी नजर ही नहीं पड़ी, लेकिन असल में तो यहाँ पर टनल डीमंस का पूरा एक ग्रुप है। फिर शेन को एक आइडिया आता है। शेन सभी डीमन से कहने लगता है, चलो एक खेल खेलते हैं, तुम सब की सब यहाँ पे दोबारा छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। इस बार बिल्कुल अच्छी तरह छुपना, इससे तुम्हें पता पड़ जाएगा कि रेत के अंदर किस तरह छुपते हैं। वो सभी डीमंस शेन की इस बात को मान भी जाते हैं, वापिस से सेंट के नीचे छुप जाते हैं। शेन सोचने लगता है ये सब तो बिल्कुल बेवकूफ है, मेरी बात मान भी गए। तभी शेन को अपने पीछे की साइड से एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी मदद करने का शुक्रिया। शेन जल्दी से एक और एरो निकालता है और पीछे की तरफ देख के चिल्लाता है, कौन है? पीछे की साइड एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देखते ही शेन पहचान जाता है, और उसे पहचानने के बाद में शेन बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये सेक्रेड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर गुनशन जी है, जिसके बारे में हमें एपिसोड 2 में बताया था। शेन उस एल्डर से कहता है, आप तो गुनशन जी हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप सेक्रेड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर है। गुनशन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे जानते हो, अब हम दोनों आराम से बात कर सकते हैं, आओ मेरे साथ आओ। ये कहते हुए एल्डर एक अजीब सी प्लेट जैसा कुछ निकालता है, उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और फिर अपनी किसी स्किल यूज करने लगता है। गुनशुन के ऐसा करते ही सामने की तरफ एक बहुत बड़ा मेंशन दिखाई देने लगता है। शेन उस मेंशन को देख के सोचता है, एक ग्रैंड मास्टर से मुझे इसी तरह की उम्मीद थी। जिस तरह से उस बनकर को एक टेरिटरी के अंदर छुपाया गया था, वैसे इन्होंने इस पूरे किले को एक टेरिटरी से छुपा रखा है, इसलिए मुझे ये दिखाई नहीं दिया। तभी गुनशुन उस मेंशन के अंदर जो कोई होता है उससे कहने लगता है, जनरल लिंग अब तुम बाहर आ सकती हो, टर्नल डीमंस यहाँ से जा चुके हैं। गुनशुन की बात सुनकर एक लड़की उस मेंशन से बाहर निकलती है, इसका नाम निंग है। इसने एक शानदार सा आर्मर पहना होता है। ये शेन के पास में आती है और उसे कहती है, ये टर्नल डीमंस जो कि बाहर है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर थे, तुमने अकेले इन सभी को कैसे भगाया? शेन कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ताकतवर है, लेकिन इनका माइंड अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, ये एक बच्चे की तरह है, मैंने केवल इन सभी को बेवकूफ बना दिया। ये सुनकर निंग शेन की तरफ थोड़ी शक की निगाहों से देखने लगती है और उसे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? तुम कौन हो? तुम्हें इन बीस्ट की इस कमजोरी के बारे में कैसे पता पड़ा? शेन अब जल्दी से अपने बैच को निकालता है और उसे निंग को दिखाते हुए कहता है, मेरा नाम शेन है और मैं एक फ्रंटलाइन ट्रूपर हूँ। काफी लंबे टाइम से मैं इन मॉन्स्टर्स से अपने फाइट करता आया हूँ। मैंने इन मॉन्स्टर्स को काफी नजदीक से देखा है, इसलिए मुझे इनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। जिस सुनकर निंग कहती है, तो तुम फर्स्ट लाइन ट्रूप से हो। इसके बाद में हमें निंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। निंग का पूरा नाम निंग यो चैन है और ये किसी गोरिल्ला गैंग की फ्रंट जनरल है। निंग शेन से कहती है, तुम्हारा जवाब मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा है। इसी टाइम पर गुनशुन सोचने लगता है, निंग काफी ज्यादा सुंदर है। जो कोई भी आदमी एक बार निंग को देख लेता है, वो काफी देर तक केवल निंग को देखता रह जाता है। मुझे यकीन है ये लड़का शेन भी निंग को देखने में ही पूरी तरह से खो जाएगा। ये सोचते हुए गुनशुन जब शेन की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। शेन का बिल्कुल भी ध्यान उस लड़के निंग की तरफ नहीं होता है। गुनशुन सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? ये निंग की तरफ एक बार देख चुका है, उसके बाद में इसकी नजर निंग के ऊपर से इतनी जल्दी कैसे हट गई? ये तो कमाल ही हो गया। इसी समय शेन सोचने लगता है, मैं इन दोनों से मिल कैसे गया? मैंने हिस्ट्री को काफी अच्छी तरह से पढ़ा था, उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि मैं इन दोनों से इस जगह मिला हूँ, और जहाँ पर ये स्टैम्प पर हैं, इनकी डेथ की लोकेशन भी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। इनका यहाँ पे मिलना बिल्कुल अजीब सी बात है। क्या हिस्ट्री पूरी तरह से बदल चुकी है, या फिर शायद ऐसा तो नहीं कि हमें जो पता था वो बिल्कुल गलत था? मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। मॉन्स्टर्स की इतनी बड़ी सेना इनको मारने के लिए निकली थी, तो उन्होंने इन दोनों को जिंदा कैसे छोड़ दिया? इतनी बड़ी सेना इस तरह गलती कैसे कर सकती है? तभी शेन को एकदम समझ आता है। वो सोचता है, ओह नो, कहीं ये गलती मैंने तो नहीं कर दी। मैंने उस मैसेंजर को मार दिया था और उसके उस मैसेज को अपने पास में रख दिया था। वो मैसेंजर उस ट्रूप के पास में नहीं पहुंच पाया, इसी वजह से ये गलती शुरू हुई है। यानी कि वो इंसान जिसने पूरी हिस्ट्री को बदल दिया है, वो मैं हूँ। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।